हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं, रोबिका लियाकत। कहते हैं खादी और खाकी जिसके साथ हो जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सच एक बार फिर सामने आ गया है। यूपी के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के केस में जितना बड़ा अपराधी वो खुद है, उतने ही जिम्मेदार वो नेता और पुलिस वाले हैं जो इतने सालों से उसे बचाते रहे। लेकिन उम्मीद है कि अब खाकी और खादी का वो नेक्सस जल्द बेनकाब होगा। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी बैठक की। बैठक में डीजीपी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सब शामिल हुए। विकास दुबे को पकड़ने के लिए मुख्यालय से अधिकारी कानपुर भेजे जाएंगे और वो अधिकारी तब तक मुख्यालय नहीं लौटेंगे जब तक विकास दुबे पकड़ा नहीं जाता। अब तक अलग अलग पार्टी के नेताओं के साथ विकास दुबे की बहुत तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन आज हम आपको विकास दुबे का वो इंटरव्यू दिखाएंगे जिसमें वो खुद अपने राजनीतिक आका का नाम ले रहा है, वो नेताओं का भी नाम ले रहा है जो हमेशा उसे पुलिस के चंगुल से बचाते रहे, और उसका यही राजनीतिक कनेक्शन आज भी उसकी मदद कर रहा है। वरना क्या वजह है कि जिसके पीछे पूरी यूपी की पुलिस पड़ी हो, वो 8 पुलिस वालों को मारने के 90 घंटे बाद भी फरार है। कभी खबर आती है कि वो नेपाल भाग गया, तो कभी उसके चंबल में छिपे होने की बात सामने आती है, लेकिन वो कहां है किसी को नहीं पता। विकास दुबे के क्रिमिनल रिकॉर्ड और पॉलिटिकल कनेक्शन की कड़ियां जोड़ती हुई मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी अब आपके सामने। जनमानस में एक मेरी छवि है कि विकास दुबे गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का उद्धार करते हैं। उनके दरवाजे जो अपना काम पहुंचा है, मेरे दरवाजे सुबह से लेकर शाम तक 50 लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए, कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए, कि मेरे दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए। दरवाजे से कोई फरियादी खाली न जाए और दरवाजे के अंदर कोई पुलिस वाला घुस न पाए। यह है खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का फलसफा। फिल्मी अंदाज में पहले छोटा गैंग बनाया, फिर बड़ा बदमाश बना। डॉनगिरी चलने लगी तो नेतागिरी का चस्का लगा, और जब नेताओं का साथ मिलने लगा तो सारी दुनिया ठाए ठाए। तो जिसे एक डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों को गोलियों से भून दिया, जिसके सामने हथियारों से लैस यूपी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, वो विकास दुबे अब भी पुलिस को ठेंगा दिखाकर फरार है। पिछले 90 घंटे से यूपी पुलिस की 40 टीमें विकास दुबे की तलाश में भटक रही हैं। लखीमपुर खीरी से लेकर बहराइच तक के भारत नेपाल बॉर्डर पर विकास दुबे के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। कानपुर उन्नाव के टोल प्लाजा पर पुलिस वाले हाथ में विकास दुबे की तस्वीर लेकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। सिर्फ 3 दिन में विकास दुबे के सिर पर इनाम 5 गुना बढ़कर 2.5 लाख हो गया है। इसके बावजूद अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास दुबे खुद पुलिस को चकमा दे रहा है, या फिर कोई है जो विकास दुबे को बचा रहा है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि बिना किसी की सरपरस्ती के एक गैंगस्टर में इतनी हिम्मत नहीं आ सकती कि वो 8 वर्दी वालों को मौत के घाट उतार दे। और अगर विकास दुबे में यह हिम्मत आई तो ये रातों रात नहीं हुआ। इसका इतिहास पुराना है। मेरे हाई कमान से मुझे निर्देश भी है कि आप जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपको इलेक्शन लड़ना है। आप जिस समय स्वस्थ हो जाएं, हाई कमान रिपोर्ट करिए। आपको क्षेत्र दिया जाता है, जिस क्षेत्र के लिए आपको कहा जाता है उस क्षेत्र में जाके आप चुनाव की तैयारी करें। ये बात 14 साल पुरानी है। उस वक्त क्राइम की दुनिया में विकास दुबे अपनी पहचान बना चुका था। उस पर कई हत्याओं के आरोप लग चुके थे। कानपुर और आसपास के इलाकों में उसके नाम से लोग कांपते थे। लेकिन आपने सुना
कि किस तरह वो खुद चुनाव की तैयारी की बात कर रहा था। जरूर आप ये जानना चाहते होंगे कि तब इस क्रिमिनल को चुनाव लड़ाने वाला हाईकमान कौन था, तो अब उसका पूरा बयान सुनिए। मेरे हाईकमान से मुझे निर्देश भी है कि आप जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपको इलेक्शन लड़ना है। आप जिस समय स्वस्थ हो जाएं, हाईकमान रिपोर्ट करिए, आपको क्षेत्र दिया जाता है, जिस क्षेत्र के लिए आपको कहा जाता है उस क्षेत्र में जाके आप चुनाव की तैयारी कीजिए। कौन से क्षेत्र? अब ये बहन जी के ऊपर डिपेंड है कि बहन जी किस क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ाती है। इस हंसी को देखिए और समझ जाइए कि विकास दुबे जैसे लोग कैसे और क्यों पूरे सिस्टम को अपने ठेंगे पर रखते हैं। 2006 में बहन जी यानी मायावती की पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी करने का दावा करने वाला विकास दुबे 2001 में बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की हत्या से चर्चा में आ चुका था। आरोप है कि उसने थाने में घुसकर संतोष शुक्ला को मारा, लेकिन किसी ने भी विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी और वो छूट गया। विकास दुबे का राजनीतिक कनेक्शन 90 के दशक में बीएसपी नेता हरिकिशन श्रीवास्तव के साथ शुरू हुआ। राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। वो उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से जेलसी होने लगी। उस वक्त उसका एक बुलेट गैंग हुआ करता था, क्योंकि वो और उसके साथी राइफल लेकर बुलेट पर चला करते थे। उनकी ये छवि और नाम के आगे दुबे लगा होना कई नेताओं को अपने फायदे में दिखा। विकास दुबे उस इलाके के ब्राह्मणों को उनकी जरूरतें पूरी करके उनका लीडर हो गया होगा और इस नाते जो लोकसभा का विधानसभा का चुनाव लड़ता होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसकी वो जरूरत बन गया होगा। कानपुर का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं जिसके साथ विकास दुबे का कोई कनेक्शन न रहा हो। किसी के साथ उसकी दोस्ती थी तो किसी के साथ उसकी दुश्मनी। इलाके के गैर ब्राह्मण नेताओं ने विकास दुबे को पाला पोसा और बदले में उसने आसपास के इलाके के ब्राह्मण वोटरों का जुगाड़ किया और इसी के दम पर वो आगे बढ़ता रहा। ब्राह्मण वोटों पर पकड़ और बाहुबली छवि के साथ विकास दुबे ने राजनीति का शॉर्टकट सीख लिया था। जिस पार्टी की सरकार हो उसी का झंडा बुलंद करना है, इसीलिए वो कभी बीएसपी, कभी एसपी तो कभी बीजेपी के नेताओं के साथ नजर आने लगा। ये तमाम तस्वीरें उसके राजनीतिक रसूख को मजबूत करती गईं। बड़े लीडर्स इन्हें भाव नहीं देते, पर लोकल इलाके का जो लीडर है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, बसपा का हो, निर्दलीय जो मजबूती से चुनाव लड़ना चाहता है, ये सबके लिए विकास दुबे वोट बैंक है और उसके पास ज्यादा बड़ा वोट है। ये वीडियो 3 साल पुराना है। एक हत्या की साजिश में पुलिस की गिरफ्त में आए विकास ने तब खुलकर कुछ नेताओं का नाम लिया और बताया कि कैसे वो लोग उसे बचाने में लगे हैं। दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं मेरे। अभिजीत सांगा और भगवती सागर बीजेपी के विधायक हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद दोनों ही विकास दुबे से किसी भी तरह के रिश्ते की बात से साफ इनकार कर रहे हैं। विकास दुबे के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, न कोई कनेक्शन था। मैंने कभी भी आज तक किसी से भी उसके संबंध में कभी भी कोई सिफारिश नहीं की है। विकास दुबे का जो ये बयान आज मैंने आपके चैनल में सुबह देखा, मैं बहुत आहत हुआ हूँ। ये आपराधिक तत्व जो हम लोगों का नाम ले रहे हैं, निश्चित रूप से विधिक कार्रवाई में करने जा रहा हूं। अब इन तस्वीरों को देखिए। इसी साल फरवरी में समाजवादी पार्टी के एक नेता रजय वाजपेयी के घर पर हुई बर्थडे पार्टी में विकास दुबे ने जमकर डांस किया। इस तस्वीर में उसके बगल में बीजेपी युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विकास दुबे खड़े हैं और एक दूसरी तस्वीर में वो कॉमेडियन अन्नू अवस्थी के साथ बैठा हुआ दिख रहा है। प्रोग्राम शुरू होए के कुछ देर बाद, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, तो विकास दुबे भी आए। कहे लगे कि आपकी वीडियो बहुत देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और फिर वही किसी से कहें कि जरा एक हमारी फोटो खींचो। हजारों फोटो है ना हमारी, दरअसल पुलिसों के साथ हजारों हैं, नेतन के साथ हजारों हैं, आम जनता। हम तो जब घर से निकली थे तो 100-200 फोटो खिंचा ही के लौटी थे। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से विकास दुबे बीजेपी में घुसने का मौका ढूंढ रहा था। कई बीजेपी नेता उसकी पैरवी भी कर रहे थे, पर बात नहीं बनी।
इसीलिए खबरों के मुताबिक वो एक बार फिर बीएसपी के संपर्क में था। हालांकि अब हर पार्टी खुद को बचाने के लिए विकास दुबे को अपराधी बताने में लगी है। लेकिन सवाल यही है कि अगर पार्टी, पुलिस और सरकार की नजर में विकास अपराधी है तो वो कौन है जो उसे भागने में मदद कर रहा है? कोई तो था जो विकास दुबे को इतने सालों से बचाता रहा। असल में विकास दुबे की पुलिस और राजनीति दोनों में गहरी पैठ थी। कानपुर के कुछ लोकल थानों में उसका राज चलता था। थानेदार तो बस नाम का होता था, जैसे कि चौबेपुर में, जहां के थानेदार विनय कुमार तिवारी अब फंस गए हैं। विनय तिवारी पर बहुत से गंभीर आरोप लग रहे हैं जिनकी जांच चल रही है। लेकिन विकास दुबे की मदद करने वाले अकेले विनय कुमार तिवारी नहीं थे, बल्कि कई और पुलिस वाले भी विकास के लिए विभीषण बने हुए थे। ऐसे ही गद्दार पुलिस वालों ने विकास को पहले ही इस रेड की सूचना दे दी, बता दिया कि कितने पुलिस वाले आ रहे हैं। नतीजा ये था कि विकास पूरी तैयारी के साथ पुलिस वालों की जान लेने के लिए बैठा हुआ था, और हुआ भी यही। 8 निर्दोष पुलिस वाले शहीद हो गए। हमारी जांच में केवल थानाध्यक्ष ही नहीं बल्कि चौबेपुर थाने के और आसपास के थानों के जो भी इस ऑपरेशन में लोग इन्वॉल्व थे, जिनको जानकारी दी कि ऐसे ऐसे पुलिस जाने वाली है, तो सभी को हमने जांच के दायरे में रखा है और जल्दी ही हम ऐसे विभीषण को चिन्हित करेंगे। अब कहां कोई शक रह जाता है जब उत्तर प्रदेश पुलिस के इतने बड़े अधिकारी खुद कह रहे हों कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही कोई विभीषण है जिसने विकास दुबे की मदद की थी। लेकिन विकास की मदद करने वाला कोई एक पुलिस वाला नहीं था, बल्कि कई थे। हमारी ये रिपोर्ट गौर से देखते जाइए और समझिए कि जब पुलिस और अपराध का गठजोड़ हो जाता है तो फिर अंजाम यही होता है। ये दयाशंकर अग्निहोत्री है, विकास दुबे का साथी या नौकर, कुछ भी कह लीजिए। यह समझ लीजिए कि विकास दुबे ने पुलिस वालों पर फायरिंग इसी दयाशंकर के नाम से ली गई बंदूक से की थी। दयाशंकर पुलिस की गिरफ्त में है और साफ साफ कह रहा है कि विकास को थाने से फोन आया था कि पुलिस आने वाली है। लोगों को बुलाता था आमतौर पे? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे में बगिया है, हाँ, उसके खेत पर वहीं बुलाता था। घर में किसके घर में सिर्फ गाँव वाले आते जाते थे, जो फैसला वाले जो कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो हम नहीं बता सकते। फोन कर करके बुलाया था उसने? हाँ। अच्छा, उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? आया थाने से। ये तो एक अपराधी की गवाही है, अब जरा एक पुलिस वाले की गवाही भी सुन लीजिए। ये है कौशलेंद्र प्रताप सिंह, जो कानपुर के बिठूर थाने के एसओ हैं। उस दिन विकास को पकड़ने गई पुलिस टीम में ये भी अपने साथियों के साथ शामिल थे। फिलहाल वो घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। वो भी साफ कह रहे हैं कि उन्हीं में से एक पुलिस टीम ऐसी थी जो शांत बैठी थी, जिसने गोली ही नहीं चलाई। सुनिए। अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन क्योंकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। मेरे साथ जो 2 लोग थे, एक अजय सेंगर, अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी, तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी। शायद इसी वजह से जो है उनके साथ ही इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। कौशलेंद्र प्रताप जिस दूसरी टीम की बात कर रहे हैं वो टीम थी कानपुर के चौबेपुर थाने के थानाध्यक्ष विनय तिवारी की। विनय तिवारी ने ही कौशलेंद्र प्रताप को रेड पर चलने के लिए फोन किया था और उन्हें बुलाया था। थानेदार विनय तिवारी फिलहाल सस्पेंड है क्योंकि उस पर विकास दुबे की मदद करने का आरोप लगा है। आरोप है कि चौबेपुर में विनय तिवारी सिर्फ नाम का थानेदार था, असल हुक्म तो विकास दुबे का चलता था। रेड से एक दिन पहले विकास दुबे ने विनय तिवारी पर राइफल तान दी थी। देखिए, एक दिन पूर्व थानाध्यक्ष और विकास दुबे के बीच जिस प्रकरण में एफआईआर लिखी गई है, उस वादी को लेकर के थानाध्यक्ष वहां गांव में गए थे।
उस पूरे मामले को समझने के लिए। और वहां पर इस अपराधी के द्वारा थानाध्यक्ष पर राइफल तानी गई थी और उनको धमकी दी गई थी, लेकिन थानाध्यक्ष के द्वारा इस बात को विभाग के उच्च अधिकारियों को नहीं बताया गया, न ही इस बात का जिक्र उन्होंने थाने के रिकॉर्ड्स में किया। सोचिए क्या रसूख रहा होगा विकास दुबे का, जिसने अपने ही घर में आए एक थानेदार के ऊपर राइफल तान दी और वो चुपचाप देखता रहा। असल में पुलिस विकास दुबे से बहुत डरती थी और इसकी वजह थी 2001 का संतोष शुक्ला हत्याकांड। दीवार पर टंगी ये तस्वीर बीजेपी के नेता स्वर्गीय संतोष शुक्ला की है। बात है अक्टूबर 2001 की। यूपी में बीजेपी की सरकार थी, संतोष शुक्ला राज्य मंत्री थे, लेकिन विकास दुबे ने थाने के अंदर उनकी हत्या कर दी और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई उनके खिलाफ गवाही देने की। उस समय नगर पंचायत के चेयरमैन लल्लन वाजपेयी थे। लल्लन वाजपेयी के आवास पे जाके विकास दुबे ने अपने साथियों सहित हमला करने का प्रयास किया। लल्लन वाजपेयी का टेलीफोन भैया के पास आया और उन्होंने बताया कि भैया ऐसी ऐसी घटना है और ये मुझे घेरे हुए है। तो भैया ने कहा कि तुम अपने घर में रहो, मैं आ रहा हूँ। भैया यहाँ से जो है आवास से निकले और सीधे चौबेपुर थाने पहुंचे। विकास दुबे को ये सूचना मिली कि संतोष शुक्ला जी आ गए, तो वो पूरे ग्रुप के साथ वहां से भगा और सीधे थाने आया। जबकि थाने में 25 सिपाही, 5 सब इंस्पेक्टर मौजूद थे। वो सीधे गया और भैया के ऊपर उसने हमला कर दिया गोलियों से और 7 गोली लगी थी। सोचिए इतने भारी भरकम पुलिस फोर्स के होते हुए विकास ने एक राज्य मंत्री को गोलियों से भून दिया। पुलिस वालों समेत कई सारे चश्मदीद थे, लेकिन किसी ने गवाही नहीं दी। उस समय वो केवल सिवली थाने का जो है हिस्ट्री सीटर भी नहीं था, बदमाश था केवल। लेकिन जब भैया की हत्या कर दी तो वो गमले में लगा पौधा वटवृक्ष बन गया। और मंत्री की हत्या के कारण विकास दुबे ने आर्थिक लालच जो भी करके उसने पुलिस जो गवाही थी उस सबको हॉस्टाइल कराया कि न्यायालय में भी उसने कुछ लेन देन किया था। संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला जिन ललन वाजपेयी की बात कर रहे हैं उनसे भी हमने बात की। ललन वाजपेयी विकास दुबे को पिछले 30 सालों से जानते हैं। उन्होंने उसे छात्र से अपराधी और फिर अपराधी से डॉन बनते हुए देखा है। बहुत स्वजनों के भी साथ मिल करके इसने पूर्व में भी अपराध किए, बहुत कम आयु में। तो इसके मन में, इसके डीएनए में अपराध प्रवेश कर गया वहीं से। और इसने जब झुन्ना बाबा की हत्या कर दी, उसके बाद तो थोड़ा सा और चर्चा में आ गया। झुन्ना बाबा के बाद जब संतोष शुक्ला की इसने हत्या कर दी, तब ये तो बिल्कुल अपराध जगत में डॉन बन गया। सारे लोग इससे डरने लगे और इसके बाद इसके मन में राजनीति घुसी। विकास के इतिहास से एक बार फिर वर्तमान में आते हैं। यह आशंका है कि पुलिस पर हमले के बाद विकास उस दिन अपने घर के पीछे इन्हीं खेतों से भागा होगा। लेकिन अब ये पता चला है कि विकास भाग नहीं सकता है। उसकी दोनों टांगों में रॉड लगी है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे चलता है। उनकी टांगें दोनों टूटाई हो रहा तो पैदल है, दोनों पैरन में राडें पड़ी हैं। एक्सीडेंट होगा तो वहाँ कॉलेज से गए, बहुत बर्फ है, तब तो ये राडें पड़ी हैं दोनों पानी में, तो दौड़ नहीं पाते, धीरे धीरे चलते हैं। इसका मतलब विकास को किसी ने फरार करवाया। उसने अपने भागने का इंतजाम भी पहले ही कर लिया था। देखिए, विकास दुबे इकलौता नहीं है जिसकी पैठ पुलिस और राजनीति दोनों में हो, और वो भी पूरी ठसक के साथ। राजनीति में अपराध और अपराध में राजनीति, ये वो कॉकटेल है जिसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है। शुरुआत एक इंटर्न के तौर पर होती है, सफर मार पिटाई, दबंगई, चोरी चकारी, मर्डर से होते हुए ठेके, पट्टे, प्रॉपर्टी डीलिंग, कालाबाजारी, रेत माफिया तक पहुंचता है। इलाके में कायम किया खौफ ऐसा बदनाम करता है गुंडे को कि उसी इलाके का बड़ा नेता सबसे नजदीक उसके हो जाता है। यानी नेता का पावर और गुंडे का खौफ। और फिर कुछ ही सालों में अपराध की इंटर्नशिप से राजनीति का परमानेंट एम्प्लॉय और सीईओ गुंडे को बना देती है। तो गैंगस्टर विकास दुबे की बात हो रही है मास्टर स्ट्रोक में। उसने सीईओ देवेंद्र मिश्रा की गुरुवार की रात बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। ऐसी खबर है कि देवेंद्र की जान लेने के लिए बहुत नजदीक से, जिसे पॉइंट ब्लैंक कहते हैं, गोली चलाई गई। विकास दुबे ने देवेंद्र के पैरों पर भी कई सारी गोलियां मारी थी। उन्हीं देवेंद्र मिश्रा की एक चिट्ठी वायरल है।
यह करीब 4 महीने पहले लिखी चिट्ठी थी। चिट्ठी में देवेंद्र ने साफ साफ लिखा था कि चौबेपुर के थानेदार विनय तिवारी और विकास दुबे की मिलीभगत है और थानेदार विनय तिवारी विकास दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये चिट्ठी कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को लिखी गई थी, लेकिन उनकी इस चिट्ठी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब खबर है कि कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी की भूमिका की भी जांच होगी, क्योंकि देवेंद्र मिश्रा की शिकायत के बाद भी अनंत देव तिवारी ने विनय तिवारी की जांच नहीं की। यह भी पता चला है कि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने कोई एक नहीं बल्कि आधा दर्जन चिट्ठियां लिखी थी, जिसमें पशु तस्कर और रेप आरोपी को छोड़ने की भी शिकायत की गई थी। सारी शिकायतें चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी के खिलाफ थी, लेकिन अनंत देव तिवारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अनंत देव तिवारी इस वक्त एसटीएफ के डीआईजी है और यह विडंबना ही है कि एसटीएफ ही विकास दुबे की धरपकड़ में लगी हुई है और 4 दिन बाद भी वो पकड़ से बाहर है। मेरा ड्रीम था पहले MBBS, मतलब नीट की प्रिपरेशन गए थे, बट इन सब चीज़ों के बाद अब हम इसी डिपार्टमेंट में जाएंगे और जहाँ से मेरे डैडी ने अंत किया, उनका अंत हुआ है, वहीं से अब हम शुरू करेंगे और ऐसे जो लोग हैं इनको सामने लाएंगे और इनकी सही जगह में पहुँचाएंगे। कानपुर में शहीद हुए डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की बेटी वैष्णवी मिश्रा की ये एक भावुक प्रतिज्ञा है। वैष्णवी मिश्रा को नहीं पता कि उनके पिता कैसे अपने ही डिपार्टमेंट के विभीषणों से घिरे हुए थे। देवेंद्र मिश्रा ने सिपाही से डीएसपी तक का सफर अपनी जांबाजी और ईमानदारी से तय किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने ऐसी बड़ी घटना का अंदेशा आज से करीब 3 महीने पहले ही जता दिया था, क्योंकि वो चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी की हकीकत को जान गए थे। उन्होंने मार्च में कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को एक चिट्ठी लिखी थी। असल में तब चौबेपुर थाने में विकास दुबे के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था, लेकिन थानेदार विनय तिवारी ने विकास दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के बाद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने ये चिट्ठी लिखी थी। देखिए उस चिट्ठी में देवेंद्र मिश्रा ने क्या लिखा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर नगर, ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थानाध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना व अब तक कार्रवाई न करना श्री विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई है कि श्री विनय कुमार तिवारी का पूर्व से विकास दुबे के पास आना जाना व वार्ता करना बना हुआ था। यदि थानाध्यक्ष ने अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन न किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार तिवारी के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग में 386 धारा हटवाने व अब तक कोई भी कार्रवाई न कराने के संबंध में कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की जाती है, लेकिन इसके बाद भी विनय कुमार तिवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो फिर भी चौबेपुर का थानाध्यक्ष बना रहा और वहां विकास दुबे का हुक्म बजाता रहा। सिचुएशन के बारे में उन्होंने आज से 3 महीने पहले बता दिया था कि कभी भी कुछ भी गंभीर घटित हो सकता है और इस आदमी को या तो हटाया जाए या इनको अपना रवैया बदलने के लिए कहा जाए, लेकिन कोई कार्यवाही हुई नहीं इस प्रकार की। कम्युनिकेशन की रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप लोगों के पास सब कुछ है, वक्ताने पे आपको दे देंगे। इंटर डिपार्टमेंट बातें हैं, उनको मैं अभी शेयर नहीं करना चाहूँगा। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम भी पुलिस विभाग के साथ हैं। देवेंद्र मिश्रा के परिवार का आरोप है कि घटना वाली रात थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी पीछे लौट गया था। हाँ, 3 महीने पहले की है, मतलब जो ये बताती है कि 3 महीने पहले सारी सिचुएशन का अंदाजा शहीद देवेंद्र मिश्रा जी को खुद था और उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को बताया था। इसके बाद भी उस आदमी को जो कि मुखबिरी कर रहा था, वो एसओ जो चौबेपुर थाना के प्रभारी थे, वो अंत तक असहयोग करते रहे। यहाँ तक कि रेड में भी वो गए तो पीछे से ही लौट आए, पीछे से ही वापस मुड़ गए तबीयत खराब का बहाना करके। तो ये पूर्णतः से साजिश है और उनको फांस के मारा गया है। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी को दबाकर बैठने वाली यूपी पुलिस अब हरकत में आने का ढोंग कर रही है। चौबेपुर एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड किया गया है और
हल्का इंचार्ज दरोगा और 3 सिपाहियों को कॉल डिटेल्स के आधार पर भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर किसकी शह पर विकास दुबे ये तांडव कर रहा था और इसको लेकर पुलिस महकमे में चुप्पी क्यों है। हालांकि कानपुर के मौजूदा एसएसपी दिनेश कुमार पी ने सीओ की ऐसी किसी भी चिट्ठी से इनकार किया है। प्रिलिमिनरी जो जांच में ये निकल के आया है, सीओ बिलोर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस, सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है इस संबंध में। अपनी पहली रिपोर्ट में हम आपको बता चुके हैं कि कैसे इससे एक दिन पहले विनय कुमार तिवारी के ऊपर विकास दुबे ने राइफल तान दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो विभीषण बना हुआ था। विकास दुबे को लगातार पुलिस से ही कोई फोन करके जानकारी दे रहा था, इसीलिए उसने पुलिस वालों को रोकने के लिए पहले ही जेसीबी लगा दी थी। इसके बाद एक एक करके पुलिस वालों को घेर घेर कर मारना शुरू किया गया। घायल सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा ने इसी घर में शरण ली थी। ये घर विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे का है, जो बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। प्रेम प्रकाश की बहू ने पूरा घटनाक्रम बताया कि उस रात क्या हुआ था। क्या हो रहा था ये? यहाँ पे वहाँ से एक आदमी आके यहाँ लेट गए होंगे। हमने उनको लेटते हुए कूद के नहीं देखा था। किसको? तो सुबह उन लोगों ने बताया कि वो पुलिस वाले थे। अच्छा। ऐसे करके लेटे हुए थे तो ये वहाँ से कूद के आ गए थे? इस दराज से वहाँ वाला आदमी हमको दिखा, दुबले दुबले थे, बंदूक लिए थे, मुंह बंधा हुआ था। अच्छा। वो बोला वो पड़ा हुआ है वहाँ उस छत से कहा। हाँ, फिर वहाँ से 4 आदमी कूदे। हम देख रहे थे यहाँ से 4, जैसे यहाँ की बंदूकें चली तो यहाँ से मेरा कमरा है ही कितनी दूर, जब यहाँ पे चलने लगी बंदूकें मेरे दोनों बच्चे जग गए। वो पूरी रात हम अपने बच्चों को लिए बैठे रहे। फिर धीरे थोड़े यहाँ पे जो वो थे, वो कौन थे? सीओ साहब थे? कौन थे वो? सुबह पुलिस वालों ने बताया कि सीओ साहब थे, रात में हमें नहीं पता था कि सीओ साहब थे। विकास दुबे घोषित अपराधी था। वो लगातार पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस विभाग में अपने संपर्कों की वजह से अब तक बचा हुआ था और अभी भी वो गिरफ्त से बाहर है। मास्टर स्ट्रोक में अगली खबर भारत चीन विवाद को लेकर है। लद्दाख में 60 दिनों की सैन्य तनातनी के बाद अब चीन के तेवर नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। गलवान घाटी के विवादित इलाके PP-14 से चीन ने अपनी सेना को तकरीबन 1.5 किलोमीटर पीछे कर लिया है। चीन इस बात पर भी तैयार हुआ है कि LAC पर यथास्थिति को कोई भी देश एक तरफा कार्रवाई में बदलने की कोशिश नहीं करेगा। समझौते के टेबल पर चीन का बैठना और फिर भारत की बात मानना, इसे आप कूटनीतिक जीत के तौर पर देख सकते हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ, वो कौन से लोग हैं जिनकी टीम ने इस काम को अंजाम दिया, पीएम मोदी के लेह जाने के महज 48 घंटे के अंदर चीन का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, हमारी ये रिपोर्ट इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता को विनाश करने का प्रयास। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। LAC पर सामरिक मोर्चेबंदी, फिर चीन पर आर्थिक चोट, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक। इन सब के बाद विस्तारवाद पर लगाम लगाने के लिए पीएम मोदी खुद रण में उतरे। पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। संदेश साफ था और इसके 48 घंटे के भीतर चीन की सेना को गलवान से पीछे हटना पड़ा। साथ ही चीन अपने ढांचे हटाने पर भी राजी हो गया है।
चीन ने गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से अपनी सेना को 1.5 किलोमीटर पीछे हटा लिया है। अस्थायी तंबू और टेंट्स को भी हटा दिया गया है। ये वही जगह है जहां 15-16 जून की रात हिंसक झड़प हुई थी। चीन के इस कदम के बाद भारतीय जवान भी अपनी एक्चुअल पोजीशन से 1.5 किलोमीटर पीछे हट रहे हैं। 7月3日，中国新西兰举行了应对新冠肺炎疫情。 भारत और चीन की सेनाएं अब एक दूसरे से 3 किलोमीटर दूर हैं। बीच में बफर जोन छोड़ने का फैसला किया गया है। ऐसा इसलिए ताकि फिर से 15-16 जून की रात जैसी हिंसक झड़प न हो। हालांकि चीनी सैनिकों के पीछे हटने के कारण उनका एक डर भी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो चीनी सेना है वो डिसएंगेजमेंट के लिए इसलिए तैयार हुई होगी क्योंकि गलवान नदी में इस वक्त बहुत ज्यादा पानी आ रहा है और पानी के चलते कैंप को हटाना पड़ा होगा चीनी सैनिकों को। इसीलिए जो चीनी सेना है वो डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुई होगी। चुशूल में 30 जून को हुई सैन्य कमांडर्स की बैठक में चीन पीछे हटने पर राजी हुआ था। हालांकि चीन ने सिर्फ सैनिकों को पीछे हटाया है, सैनिकों की संख्या अब भी कम नहीं की है। भारतीय सेना के उच्च पदस्थ सूत्रों ने एबीपी न्यूज से साफ किया कि अभी जो प्रक्रिया जो शुरू हुई है डिसएंगेजमेंट की, इसको 72 घंटे तक वॉच करना होगा, वेरीफाइड करना होगा, क्योंकि दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच में इस बात को लेकर भी सहमति बनी थी कि दोनों देश 72 घंटे तक एक दूसरे पर वॉच रखेंगे जब डिसएंगेजमेंट होगा, और उसके बाद ही माना जाएगा कि डिसएंगेजमेंट पूरी तरह से हुआ है। गलवान के अलावा दूसरे इलाकों में भी डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है। गलवान के अलावा गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग से भी पीएलए ने गाड़ियों को पीछे किया है। हालांकि यह साफ नहीं है कि इन इलाकों में चीन की सेना कितना पीछे गई है। पैंगोंग सो लेक से सटे फिंगर एरिया में टकराव की स्थिति बनी हुई है। चीनी सेना फिंगर 4 से 8 के बीच अब भी डेरा डाले बैठी है। हिंदुस्तान को पक्का यकीन करना चाहिए कि टैंक का जवाब जब तक वो पीछे नहीं हटाते, क्योंकि 15 मिनट के अंदर वापस आगे आ सकते हैं। ऐसे में हमको बड़े कॉशियस होना पड़ेगा। भारत चीन विवाद पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की पैनी नजर थी। सैन्य कमांडर्स और विदेश मंत्री स्तर की बातचीत के बाद रविवार को एनएसए डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ 2 घंटे तक टेलीफोनिक बातचीत की। बातचीत में दोनों देश एलएसी पर डिसएंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन के लिए राजी हुए। सूत्रों के मुताबिक चीन मई जैसी यथास्थिति बनाने पर भी सहमत हो गया है। एलएसी पर चीन ने जिन ढांचों को बनाया था उन्हें भी हटाने पर राजी हो गया है। भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत करीब 2 दशकों से चल रही है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर वार्ता के अब तक 22 दौर हो चुके हैं। 5 जुलाई की देर शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल वार्ता में उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच बातचीत हुई। इस वार्ता के दौरान चीन ने माना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का चीन सख्ती से पालन करेगा और साथ ही इसे एक तरफा बदलने की कोई कोशिश नहीं करेगा। अमेरिका, यूके, जापान और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्कों का समर्थन भारत के साथ है। इसलिए एलएसी से पीछे हटना चीन की मजबूरी बन गई है। लेकिन चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। वजह उसका इतिहास। अंग्रेजी अखबार की इस हेडलाइन को देखिए। लिखा है, गलवान पोस्ट से चीन के सैनिक पीछे हटे, भारत की चेतावनी का असर। यह खबर 15 जुलाई 1962 को छपी थी। मतलब 58 साल पहले चीन ने गलवान की एक पोस्ट पर कब्जे की कोशिश की थी। तब भारतीय सैनिकों की मौजूदगी की वजह से वो पीछे हट गया था। लेकिन 3 महीने बाद यानी 20 अक्टूबर 1962 को उसी चीनी सेना ने भारत के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। चाइनीज इतनी आसानी से पीछे चले जाएंगे ऐसा हमको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। हमें 15 और 16 की रात का वाकया कभी नहीं भूलना चाहिए। वो भी इसी प्रकार की खबरों के बाद हुआ था। चीन सोच कर बैठा था कि 58 साल बाद वो बिना युद्ध के गलवान का बाकी इलाका हड़प लेगा, लेकिन वो भूल गया कि ये न्यू इंडिया है जो अपनी संप्रभुता और सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा। हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। और इसीलिए अब मास्टर स्ट्रोक देखिए, हर लेवल पर काम हुआ है। चाहे वो बाकी देशों को एक लूप में रखना हो कि एलएसी पर हालात कैसे हो, या फिर डिसएंगेज करने के लिए हर मोर्चे पर एक जैसी चाल चलना हो।
बीते कुछ दिनों के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अपने तरीके से कूटनीतिक प्रयास कर रहे थे। भारत सरकार ने रूस, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी सहित कई देशों को एलएसी के हालात पर लूप में रखा। उधर सैन्य तरीके से हर लिहाज से चीन को चेताया जाता रहा, चाहे वो कमांडर स्तर की बातचीत हो या फिर पीएम का लद्दाख जाकर हालात का जायजा लेना हो। आर्थिक मोर्चे पर भी चीन की घेराबंदी होती रही। भारत की आर्थिक चोट से चीन को लगभग 50 अरब डॉलर यानी 3,75,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और हर तरफ से प्रहार ने चीन की चाल को बदल दिया। लेकिन अब देखना यह होगा कि चीन की तरफ से किए गए वादे और जताए गए इरादे जमीन पर कितने नजर आते हैं। एक मंत्री के सामने एक आम लड़की हिम्मत दिखाती है। देश के लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से ही सरकार गिराने का जो नया सिस्टम बना है, लड़की ने उसी सिस्टम पर सवाल उठाया। शिवराज सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट निशाने पर हैं, क्योंकि तुलसी सिलावट भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा है। भरी सभा में यह हिमाकत मंत्री जी को नागवार गुजरी। हिमाकत दिखाने वाली एक लड़की थी, इसलिए मंत्री जी के समर्थक उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगे। फिर क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कैसे एक लड़की राजनीतिक बिसात का मोहरा बन गई, रिपोर्ट देखिए। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग। अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी में आ गए, कैसा लगा आपको? नहीं, मेरे बीच में तो खैर ठीक है, मतलब अच्छी खासी एक सरकार आपने गिरा दी, क्या फील हुआ आपको? भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को सजग है, जागरूक है। डंके की चोट सरकार गिराई है जो मध्य प्रदेश विरोधी हो, मध्य प्रदेश के विनाश करने वाली सरकार थी, इसलिए उनको हमने गिराया, डंके की चोट गिराया। हम बात करते हैं किसानों की ही, तो कुछ दिन पहले तक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ही ट्वीट किया था कि इतने लोगों का कर्जा माफ हुआ है। फिर अचानक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोल दिया कि किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं भी उनकी एक वोटर हूँ। मैं भाई साहब 2 मिनट का टाइम लूंगा। ये व्यक्तिगत कार्यक्रम सिर्फ एक विवाद पुरुष के रूप में भाई साहब को बुलाया गया था। उस युवती को पहले से सिखा के लाया गया था और उस युवती के बारे में हमने पता करा तो वो हमारी मीटिंग खराब करने आई थी। मैं उसके फोटो भी दिखा रहा हूँ और उसने कई अश्लील उसके फोटो भी हैं, आप उसको फेसबुक पे खुद जाके देख सकते हैं। उपासना शर्मा उसका नाम है और वो उसको कोई सिखा के लाया था। और इसी प्रकार और जब मंत्री जी ने उससे क्वेश्चन करे तो वो वहां से जा चुकी थी। मंत्री तो बन गए लेकिन एक मजबूत राजनेता नहीं बन पाए। जब एक लड़की के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे पाए तो उसके चरित्र हनन की कोशिश करने लगे। ये हाल है शिवराज सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट का, जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस में थे। कमलनाथ सरकार में वो मंत्री थे, सरकार गिराने वाले विधायकों में वो भी शामिल रहे। और जब बीजेपी की सरकार बनी तो यहाँ भी मंत्री बन गए। तब कांग्रेस के नाम पर वोट देने वाली एक वोटर को ये बात रास नहीं आई। उसने भरी सभा में मंत्री जी से सवाल पूछ लिया। अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी में आ गए, कैसा लगा आपको? नहीं, मेरे बीच में तो खैर ठीक है, मतलब अच्छी खासी एक सरकार आपने गिरा दी, क्या फील हुआ आपको? इंदौर के विजयनगर इलाके में एक सभा के दौरान उपासना ने पूरी भीड़ के सामने ये तीखा सवाल पूछा था तो तुलसी सिलावट के समर्थक बेफर पड़े। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर लड़की के चरित्र पर सवाल उठाने में जुट गए। फेसबुक पर मंत्री से सवाल पूछने वाली लड़की के अपमान में कई तरह की बातें लिखी गई, उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। सवाल सीधा है कि उपासना शर्मा के सवालों का उसके पेशे से क्या संबंध है? क्या लोकतंत्र में बारगल को सवाल पूछने का हक नहीं है? तुलसी सिलावट ने सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? उल्टा जब सफाई देने सामने आई तो मंत्री जी ने इन सब के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। क्योंकि कांग्रेस ये इस प्रकार के मैंने बोला ना, कोई काम बचा नहीं करो। उस बच्ची को, उस बेटी को क्या पड़ा था? मैं तो कह रहा हूं, मैंने पूछा, मैंने डंके की चोट गिराई, डंके की चोट गिराई है। लड़की को कांग्रेस एजेंट बताने को तो राजनीतिक चाल कहा जा सकता है, लेकिन सवाल है कि मंत्री जी जिस लड़की को बेटी कह रहे हैं उसी के चरित्र का सोशल मीडिया पर मखौल उड़ा रहे हैं। लेकिन लड़की भी अपने सवालों के साथ डटी हुई है। मंत्री के साथ साथ निशाने पर उनके महाराज भी हैं। उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया कि टाइगर जिंदा है।
तो टाइगर जिंदा है, लेकिन टाइगर का जमीर तो मर चुका है। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखी जाए, अगर हम देखें कि ये जो उन्होंने किया, ये जो पार्टी चेंज किया, ये सब जो किया, इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें गलती सिर्फ ये है कि इनका तो कुछ नहीं गया। इन लोग तो अभी भी अपने पोजीशन में, ये लोग तो अभी भी मंत्री हैं। हारा है एक छोटा कार्यकर्ता। बीजेपी ने इन सब का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ा है, लेकिन एक लड़की को बदनाम करने के लिए कांग्रेस अब मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। लोकतंत्र के उन लोगों से जिन्होंने अपना वोट बेच दिया, जिन लोगों का वोट बेचा, वो सवाल नहीं करेंगे तो क्या करें। और एक बेटी की बड़ी बात करते हैं, कोई सवाल कर दे तो उसके चरित्र का हनन, ये तो अपराध है। मंत्री को इसी वक्त इस्तीफा देना है।